हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस और आरओ की दृष्टि की सीरीज नंबर सेकंड में आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जीएस के सभी क्वेश्चंस रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो सभी के बीच, सभी को फायदा होना चाहिए। और सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ 4-5 सेकंड का टाइम दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। देखो इसमें पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो बताओ ये किस शहर में बनेगा? लखनऊ में, प्रयागराज में, गौतम बुद्ध नगर में या मेरठ में? बताइए। तो देखो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में इसकी आधारशिला रखी थी। तो समझ सकते हो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय होगा खेल के क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले ए में दिया हुआ है, यानी एक में दिया हुआ है गोलकनाथ बाँध। देखो गोलकनाथ बाँध, जो गोलकनाथ और जो पंजाब राज्य के मध्य मामला था वो 1967 का है। ठीक है, 1967 में। और देखो इसमें जो मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन नहीं करने की बात कही गई थी। यानी गोलकनाथ बानाब पंजाब जो राज्य है उसके मध्य जो बात हुआ था उसके अनुसार कह सकते हो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। दूसरा है इसमें केशवानंद भारती बाँध। ये तो काफ़ी फेमस है, कॉमन है, सभी को पता भी होगा। 1973 का बात है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। और देखो इसमें जो मूल ढांचा है उसकी संरचना सामने आई थी। देखो 24वां संविधान संशोधन, देखो ये जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, यानी 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। देखो इसमें संसद को अधिकार दिया गया था कि वो संविधान का कोई भी भाग हो उस या फिर चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो उन सभी में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संसद को ये अधिकार दिया गया। देखो राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान संशोधन है उस विधेयक को मंजूरी दिया जाना भी इसी के तहत जरूरी कर दिया। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यता कर दी गई कि उसको मंजूरी देना ही होगा राष्ट्रपति को। देखो इसमें 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है और ये हुआ था 1976 में। ठीक है, सबसे फेमस 1976 में सबसे फेमस संविधान संशोधन है ये, सबसे बड़ा संविधान संशोधन। इसी वजह से इसको लघु संविधान कहा जाता है। देखो उद्देश्य का जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द भी इसी के माध्यम से जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और 4A में आपने देखे होंगे भाग 4A जो है आर्टिकल 51A, उसमें मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे इसी के द्वारा। देखो भाग 4 में आर्टिकल 1 है 48A पढ़ा होगा आपने, वो भी इसी के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण एवं जो वन्य जीव हैं उसकी सुरक्षा राज्य का कर्तव्य बनाया गया था। और देखो इसमें ये भी कहा गया था कि जो संविधान संशोधन है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये 42वें संविधान संशोधन ने ही कहा था। और देखो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य भी इसी के द्वारा किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और देखो राज्य सूची में जो 5 विषय थे उनको निकाल करके समवर्ती सूची में इसी के माध्यम से शामिल किया गया था। 5 विषय जो थे, एक था शिक्षा, एक वन्यजीव संरक्षण, तोल और माप, इसके अलावा परिवहन नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण जो था। ठीक है, तो काफ़ी कह सकते हो काफ़ी फेमस संविधान संशोधन हुआ था 42वां। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? ये 24वां मैंने 73 लिख दिया है क्या? 24वां जो हुआ था ये 71 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, देखो सबसे पहले आएगा इसमें एक गोलकनाथ आएगा, उसके बाद 71 आएगा 3, उसके बाद केशवानंद भारती आएगा और सबसे एंड में आएगा ये चौथा। ठीक है, तो 1 3 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 3 2 4, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3। देखो ये कथन दिए हुए हैं और आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। पहला इसमें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो देखो ग्रेफाइट का विद्युत उपकरणों में काफ़ी प्रयोग होता है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है हीरा विद्युत का कुचालक होता है।
तो देखो हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये भी ठीक है। हीरा पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण चमकता है क्या? बताओ। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है, ना कि पूर्ण आंतरिक अपवर्तन की वजह से। तो ये गलत है। इसमें सही कौन सा होगा? 1 और 2। ऑप्शन डी सही है ओनली इसका। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी, प्रियन सेन, माधुरी पटेल या रिक्की वेलेरी कोले? बताइए। तो देखो मिस इंडिया यूएसए ये रिजुल मैनी ने जीता है। रिजुल मैनी ने। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी 2023 में? तो देखो सेनिस पलासियोस बनी थी, ये निकारागुआ की। ठीक है। मिस अर्थ भी पूछी जा सकती है 2023 में। प्रियन सेन बनी है, ये ऑप्शन बी में जो दी हुई है। प्रियन सेन ये राजस्थान की है। मिस अर्थ इंडिया बनी है, ये मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, मिस अर्थ नहीं, मिस अर्थ इंडिया 2023 में प्रियन सेन राजस्थान की हैं ये। नंदिनी गुप्ता के बारे में पढ़ा होगा आपने, सुनी भी होगी। देखो नंदिनी गुप्ता जो है ये राजस्थान की ही हैं और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी थी ये 2023 में। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 का। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पायस है? जल, दूध, पेंट या कोई नहीं? बताओ। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि देखो ये पेंट जो दिया हुआ है ये कृत्रिम पायस है। ये तो कृत्रिम है। ठीक है, पेंट कृत्रिम पायस है और दूध क्या है? प्राकृतिक। देखो जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में प्रक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइड को क्या कहा जाता है? पायस कहा जाता है। दोबारा समझो अच्छे से कि जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों पर या कणों में प्रक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सूर सरोवर, पक्षी विहार। देखो सूर सरोवर या कीतम झील कहाँ पर है? आगरा में। और इसमें दिया हुआ है गोंडा में, तो ये गलत है ना, आगरा होगा। ये तो 100% गलत है, सभी को पता होगा। गोंडा में क्या है फिर? गोंडा में देखो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। गोंडा में क्या है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार, याद रख लेना। देखो समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में पड़ता है। ठीक है, सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा में है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये सभी। पहला आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में संविधान के अनुच्छेद हैं और एक साइड में उनसे संबंधित जो प्रावधान दिए हुए हैं वो हैं। देखो तो इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 54। देखो आर्टिकल जो 54 है इसमें दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, ये मिलान तो बिल्कुल ठीक है इसमें। देखो आर्टिकल है 75, इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में। देखो ये मिलान भी बिल्कुल ठीक है इसमें। तीसरा है इसमें अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 इसमें राज्य के राज्यपाल जो हैं उसकी नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है, ये भी ठीक है। और देखो अनुच्छेद 164 इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है, तो देखो ये भी सही है। तो समझ सकते हो ये मिलान बिल्कुल ठीक है। और देखो ये जो 5वां जो दिया हुआ है इसमें राज्य विधानसभाओं की संरचना, इसमें ये किस में दिया हुआ है? तो देखो आर्टिकल है 170 याद रखना, लिख देता हूँ फिर भी। 170 उसमें दिया हुआ है राज्य विधानसभाओं की संरचना के बारे में। ठीक है, तो इसका मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4 इसका जवाब हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति के 9-10 आर्टिकल हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को अच्छे से याद कर लेना। एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, मैंने बनाई थी। जैसे आर्टिकल 52 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दिया हुआ है कार्यपालिका की जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखो ये जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 54 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक है,
आर्टिकल देखो 77 और है, वो संघ का प्रशासन सदैव राष्ट्रपति के नाम से चलाने के बारे में कहता है 77, उसको भी पढ़ लेना। देखो आर्टिकल 54 बता दिया मैंने, आर्टिकल है फिर 55, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। 58 में दिया हुआ है उसकी योग्यताओं के बारे में, और जो 59 है उसमें दिया हुआ है उसकी शर्तों के बारे में, जो पद की शर्तें हैं वो उसके बारे में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में और 61 में महाभियोग के बारे में। तो देखो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, एक क्रम से देख सकते हो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचन विधि से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके बाद पुनर्निर्वाचन अपनी योग्यता और शर्तों से शपथ ग्रहण करता है। तो इसे 2-3 बार देखना, जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, कार्यपालिका 53 में, और निर्वाचन मंडल हो गया 54 में के द्वारा निर्वाचन विधि किस में हो गई, आर्टिकल 55 में, ठीक है। फिर उसके बाद निर्वाचन विधि से 5 वर्ष के लिए ये कार्यकाल दिया हुआ है 56 में आर्टिकल में, ठीक है। निर्वाचन विधि से 5 वर्ष के लिए फिर चुना जाता है। फिर इसके बाद पुनर्निर्वाचन, देखो पुनर्निर्वाचन दिया हुआ है 57 में। पुनर्निर्वाचन अपनी योग्यता और शर्तों से, योग्यता दी हुई है 58 में और शर्त दी हुई है 59 में, ठीक है। अब शर्तों से शपथ ग्रहण करता है, शपथ 60 में। फिर आगे 61 में दिया हुआ है उसका महाभियोग के बारे में, उसे वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सत अल अरब नदी ईरान तथा लेबनान के मध्य सीमा बनाती है क्या, बताओ। देखो सत अल अरब नदी जो है ईरान तथा इराक के मध्य सीमा बनाती है। इसमें ये पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ये पहला तो इसमें गलत है, ईरान और इराक के मध्य बनाती है। ये सत अल अरब जो है, इस लेबनान की जगह क्या होगा, इराक होगा, ठीक है, याद रख लेना। ओडर नदी जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य, तो देखो ये ओडर सही दी हुई है इसमें। नीपर नदी, नीपर बेलारूस और यूक्रेन के मध्य बनाती है, ये दोनों गलत हैं, बेलारूस और यूक्रेन के मध्य। देखो ऑरेंज नदी ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य बनाती है, ठीक है, ये चौथा भी सही है इसमें। ऑरेंज नदी नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य ही बनाती है, ठीक है। तो इसमें नहीं 2 और 4 सही हो जाएंगे, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 देख लो, ऑप्शन बी सही है। इसमें देखो मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। संघ सूची, ये एक साइड में विषय लिखे हुए हैं, संघ सूची में कौन सा आएगा इसमें से? देखो जनगणना ये संघ सूची का विषय है, याद रखना, 1 का 3 हो जाएगा। राज्य सूची के विषय में देखो जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन नियोजन, तो ये समवर्ती सूची में मिला दिया। जो राज्य सूची है इसमें पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो राज्य सूची में आती हैं, तो बी का हो जाएगा 1। समवर्ती सूची में अभी बताया मैंने जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन नियोजन 42वें संविधान संशोधन से मिला दिया, इसका 4 हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी अवशिष्ट विषय जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, यानी केंद्र के अधीन है, ये सभी जो अवशिष्ट विषय होते हैं वो केंद्र को दिया गया है उसमें, संघ सूची यानी केंद्र को अधिकार है इसमें, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, 3 1 4 2, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है इसमें विश्व में क्रूड स्टील का सर्वाधिक उत्पादक देश रूस है। तो देखो ये पहला गलत है, इसमें रूस नहीं है, इसकी जगह होना चाहिए था चीन। विश्व में क्रूड स्टील का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है। दूसरा है विश्व में सीसा का सर्वाधिक उत्पादक देश ईरान है। तो देखो सीसा भी सबसे अधिक उत्पादन होता है चीन में, तो ये दोनों ही गलत हैं और सही जवाब होना चाहिए था चीन इन दोनों का। तो ना तो 1 और ना ही 2, इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी एग्जाम के लिए, और एग्जाम होगा तब तक इसी प्रकार से चलती रहेगी। मैं आप सभी से कहूँगा कि नियमित
क्लासें लेते रहो मेरे साथ। और अगर किसी को यानी कि किसी को जानकारी ना हो या आपके कोई संपर्क में हो तो सभी को बताओ और शेयर भी करो सभी के बीच। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, M2M क्लासेस नाम से, उस पर मिल जाती है, जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए PDF के माध्यम से। तो देखो इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको राज्यों के गठन के बारे में। देखो गोवा का गठन कब हुआ था, गोवा के बारे में पता होगा आपको, 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से। लेकिन ये जो गोवा राज्य बना था ये 30 मई 1987 को बना था। ठीक है, कब बना था ये? 30 मई 1987 को बना था। ठीक है, झारखंड जो बना था देखो 2000 में बना था। 2000 में 3 राज्य बने थे। जैसे एक राज्य बना था आपका झारखंड छोड़ो, सबसे पहले देखो छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बना था ये झारखंड। ठीक है, 15 नवंबर कर दो इसे, 2000 कर दो इसे। ठीक है, ये बिहार से अलग होके बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था और ये उससे आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था 2 जून 2014। ठीक है, और ये देखो हरियाणा, ये पंजाब से अलग होकर के बना था, 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर, और ये 1966 में बना था। ठीक है, कब? 1966 कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें बना है हरियाणा, तो सबसे पहले तो आएगा 4, उसके बाद बना है गोवा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद बना है झारखंड, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया। आंसर मिलाने के लिए देखो इसके हिसाब से करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम कर देते हैं 4 को, फिर 1 को कर देते हैं, है ना। फिर करेंगे हम झारखंड को, 3 कर देते हैं, और सबसे एंड में कर देते हैं हम 2 जून 2014 को। ठीक है, 2, तो 4 1 3 2 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विश्व में मदिरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इटली, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बताइए। देखो सबसे बड़ा मदिरा का उत्पादक देश है इटली, और विश्व के 3 सर्वाधिक उत्पादक देशों की बात करें तो इटली के बाद फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस के बाद स्पेन का आता है। ठीक है, इस इटली 1 कर दो, फ्रांस को कर दो आप 2, और स्पेन को कर दो 3। स्पेन। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। टेट्रा एथिल लेड ये किससे संबंधित है? तो देखो एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्रा एथिल लेड, इससे मिलान हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका संबंध होगा कीटनाशक से। ठीक है, बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टामीन होता है, प्रतिहिस्टामीन। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, 1 2 4। और आपका फ्रेयन ये प्रशीतक होता है, इसका 3 हो जाएगा, 1 2 4 3 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? पहला, इसमें शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बताओ। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद जो है 44 उसमें वर्णित है। निम्नलिखित जो प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्वों में, जैसे शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, जैसे आर्टिकल 49 का 4 दिया हुआ है, उसमें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। आर्टिकल 39 का दिया हुआ है, उसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है,
और आर्टिकल 43 का को भी पढ़ोगे आप, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में। नहीं, आर्टिकल 49 है उसमें तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। देखो दोबारा देखने की कोशिश करो। जैसे ए में दिया हुआ है शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा के बारे में, ये आर्टिकल 49 के च में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल लिख देता हूँ 39 च में, ठीक है, याद कर लेना इसे। और देखो समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, इसके बारे में दिया हुआ है 39 क के बारे में, क में दिया हुआ है इसके बारे में। और जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है ये दी हुई है आर्टिकल 43 क में, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 48 का ए है या का है वो भी जोड़ा गया था इसी के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण और जो संवर्धन, वन तथा वन्य जीव जो हैं उसकी रक्षा के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 15। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जल में आसानी से घुलनशील है? अमोनिया, कार्बन, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है अमोनिया। देखो पेशाब में जो गंध आती है वो उसका भी कारण अमोनिया है, याद रखना। जैसे बाथरूम वगैरह देखे होंगे तो वहाँ से जो गंध सी आती है वो भी। देखो इसके बारे में समझो कि आसानी से घुलनशील अमोनिया क्यों है। देखो इसके बारे में समझो, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंध होता है। इस हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से, यानी हाइड्रोजन बंध की वजह से ये अमोनिया जो है जल में आसानी से घुल जाता है। देखो वह गैसें जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो वह जल में आसानी से घुल सकती हैं, इसीलिए उन्हें जल में घुलनशील गैसें कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है? बताइए। तो देखो पहला तो 100% सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। क्या यह सही है? तो देखो ये भी ठीक है। याद रखना अटॉर्नी जनरल जो होता है, इसमें तीसरा देख ही लो, चलो तभी बताऊंगा। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए? तो देखो अटॉर्नी जनरल जो होता है, पहली बात तो ये याद रखना, संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। यह आर्टिकल 88 कहता है, याद रखना। देखो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस वजह से ये तीसरा इसमें गलत है, ठीक है। और चौथा देखो, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है क्या? याद रखना ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि महाभियोग लगा करके इसे हटाया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है अपना पद। तो ये चौथा भी गलत है इसमें, ठीक है। तो देख लो 1 और 2 सही हैं इसके ओनली। निम्न के कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। तो देखो ये पहला सही है इसमें। एलपीजी के प्रमुख घटकों में हम आपके सामने बता दूं, जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इन सभी को शामिल करते हैं। मुख्यतः यही गैसें पाई जाती हैं जो घर का रसोई यानी किचन का जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का जो आणविक सूत्र होता है ना, वो बता दूं मैं आपको, इसका होता है C4H10, याद रखना C4H10। और ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, ब्यूटेन जो होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो सिगरेट लाइटर होता है, उसमें ब्यूटेन गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है। सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें, और ये ज्वलनशील होती है, काफ़ी अत्यंत ज्वलनशील गैसें होती हैं, ठीक है। तो देखो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन प्रयुक्त होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ब्यूटेन का आणविक सूत्र ये गलत दिया हुआ है इसमें।
C4H10 होता है, C4H10, ठीक है। तो 1 और 2 सही हैं इसके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? बताओ बताओ कब हुआ था? बताओ, आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह जो हुआ था कब हुआ था? देखो ये हुआ था 1562 में, ठीक है, ये 1562 हो जाएगा इसका। और तुकारोई का युद्ध, तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में, ठीक है। उड़ीसा पर कर रानी की विजय, उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई थी? ये 1568 में, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसमें 3, उसके बाद आएगा इसमें 1, उसके बाद आएगा 4 और सबसे एंड में आएगा 2। 3 1 4 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, भूमंडलीय पवनों का परिसंचरण प्रारूप निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? बताइए, भूमंडलीय पवनों का परिसंचरण प्रारूप निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? वायुमंडल ताप में अक्षांशीय भिन्नता पर, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति पर, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, या उपरोक्त सभी? बताओ। तो देखो, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता पर भी निर्भर करता है, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, तो देखो ये भी सही हो जाएगा, इस पर भी करता है। महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, ये भी होगा इस पर भी। और आपका तो समझ सकते हो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, ठीक है। इसके अलावा ये समझ सकते हो कि वायुदाब पट्टियों का जो सौर किरणों के साथ विस्थापन होता है, ये उस पर भी निर्भर करता है, और वायुदाब जो पट्टियों की उपस्थिति है उस पर भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो देखो 7 थे, अध्यक्षता की थी भीमराव अंबेडकर ने। कॉमन क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक साइड में रेखाएं लिखी हुई हैं और एक साइड में तात्पर्य क्या है उनका, ये काफ़ी पूछी जाती हैं। 10-12 रेखाएं हैं, इन सभी को अच्छे से रट लेना। आइसोगोनिक, देखो आइसोगोनिक इसका जो मतलब होता है ना, ये बता दूं मैं आपको। समान चुंबकीय झुकाव वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को कहते हैं आइसोगोनिक, समान चुंबकीय झुकाव वाली। तो एक का हो जाएगा इसमें 2, ठीक है। आइसोबात, आइसोबात बताओ। बात यानी पानी में नहाते हो, जल में नहाते हो, तो समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा, उस हिसाब से समझ सकते हो आइसोबात, एक हो जाएगा। आइसो हाइट, आइसो हाइट कहते हैं हम समान वर्षा की मात्रा वाली काल्पनिक रेखा को, समान वर्षा की मात्रा वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसको कहते हैं आइसो हाइट, इसका 4 हो जाएगा। आइसो हेलाइन, ये समान लवणता की मात्रा वाली काल्पनिक रेखा है, इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें देखो एक साइड में अभ्यास लिखे हुए हैं जो 2023 में हुए हैं और एक साइड में संबंधित देशों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है, ये जो होता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, तो ये होता है भारत और मंगोलिया के मध्य, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। एक्वेरियन, एक्वेरियन भी काफ़ी पूछा जाता है, ये इंडिया और मालदीव के मध्य होता है, इसका 1 हो जाएगा। विनवेक्स, देखो विनवेक्स इसके नाम में ही है, इंडिया और वियतनाम के मध्य होता है। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य होता है। 2 1 3 4 इसका सही जवाब है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में केंद्र लिखे हुए हैं और एक साइड में ऊर्जा लिखी हुई है। देखो पतरातु, इसमें ये देखना है कौन सा सुमेल इसमें गलत है। देखो पतरातु ये ताप विद्युत केंद्र है, तो ये तो ठीक है।
झांकरी, झांकरी जो है ये जल विद्युत केंद्र है, ये भी सही है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है, ये भी ठीक है। कोरबा क्या है? कोरबा ताप विद्युत केंद्र है और इसमें पवन दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए था ताप। ठीक है, तो ये चौथा इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी हैं? एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें। देखो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना। इसमें हम एक्स किरणों को, रेडियो किरणों को शामिल करते हैं, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इसमें प्रकाश तरंगों को भी शामिल करते हैं, लेकिन ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये इसमें शामिल नहीं होती हैं, याद रखना। ध्वनि तरंगें इसमें शामिल नहीं होती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना विद्युत चुम्बकीय तरंगें उन्हें कहते हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंगें कैसी हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से समझ सकते हो एक्स किरणें और रेडियो तरंगें जो हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका जवाब बता दो, और जो कल पूछा था उसका जवाब मैं अभी बताता हूँ। देखो कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगस्त 2023 में आए किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भी भीषण तबाही मचाई है? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खानून। ठीक है, ये जो खानून चक्रवात है ये जापान और दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में आया है। देखो ये डोरा जो चक्रवात है, ये डोरा चक्रवात हवाई द्वीप जो यूएसए में उस क्षेत्र में आया। तालिम आया था आपका फिलीपींस और चीन और जो वियतनाम का क्षेत्र है उस क्षेत्र में। ठीक है, हमून भी फेमस चक्रवाती है, बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र में आया था। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा जापान के बाद दक्षिण कोरिया में खानून चक्रवात ने। और जवाब बता दो आज के सवाल का, ये आज का सवाल है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने, लोथल एस.आर. राव ने, सुरकोटदा जे.पी. जोशी ने खोज की क्या, धोलावीरा की बी.के. थापड़ ने? तो बताओ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जवाब फिर मैं कल के प्रैक्टिस सेट में दूंगा, तब तक आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहो, बाय।